नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उनका जन्म से मृत्यु तक का रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो मार के देखो यारो। सूरज के दीवाने समझाए नहीं जाते, आगे बड़े कदम लौटाए नहीं जाते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश शर्मा। आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नगिरी में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद ठाणे में सहायक उप शिक्षक निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई। तथापि वह अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। लोकमान्य तिलक के पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का सन 1872 ईस्वी में निधन हो गया। शिक्षा बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। फिर उन्होंने सन 1876 ईस्वी में बीए ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की। सन 1879 ईस्वी में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई करते समय उन्होंने आगरकर से दोस्ती कर ली, जो बाद में फर्गुसन कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारी कि वे देशवासियों की सेवा कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं। अंत में उन्होंने संकल्प किया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। उनके साथ ही छात्र इन आदर्शवादी बातों पर उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन उपहासों या बाहरी कठिनाइयों का कोई असर उन दोनों उत्साही युवकों पर नहीं हुआ। सार्वजनिक सेवा तिलक जी यानी स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी। इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। सहमति की आयु का विधेयक, चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों न रहे हों, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अतः समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक ने दृष्टिकोण से पूना का समाज 2 भागों में कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बंट गया। दोनों के बीच खाई नए मतभेदों एवं नए झगड़ों के कारण बढ़ती गई। समाचार पत्र का प्रकाशन, इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र मराठी केसरी और अंग्रेजी द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादियों की जो पश्चिमी तट पर सामाजिक सुधारों एवं संवैधानिक तरीके से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे, कटु आलोचना के लिए वह विख्यात हो गए। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार में जन्म शक्ति खर्च करने से वह स्वाधीनता के राजनीतिक संघर्ष में पूरी तरह नहीं लग पाएगी। उन पत्रों ने देसी पत्रकारिता के क्षेत्र में शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने इन दोनों समाचार पत्रों के लिए 2 मुद्रालय भी स्थापित किए। छपाई के लिए आर्यभूषण और ललित कला को प्रदर्शन देने के वास्ते चित्रशाला दी गई। इन गतिविधियों में कुछ समय के लिए 5 व्यक्ति पूरी तरह व्यस्त हो गए। उन्होंने इन कार्यों को आगे बढ़ाया। न्यू इंग्लिश स्कूल ने शीघ्र ही स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मराठा और केसरी भी डेक्कन के प्रमुख समाचार पत्र बन गए। देश प्रेमियों के इस दल को शीघ्र ही अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना पड़ा। केसरी और मराठा में प्रकाशित कुछ लेखों में कोल्हापुर के तत्कालीन महाराजा शिवाजी राव के साथ किए गए व्यवहार की कठोर आलोचना की गई थी। राज्य के तत्कालीन प्रशासक श्री M.W. बर्वे ने इस पर मराठा और केसरी के संपादक के रूप में क्रमशः तिलक और श्री आगरकर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चला दिया था। कुछ समय बाद इन लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गईं, क्योंकि जब यह मामला विचाराधीन था तभी श्री B.K. चिपलूनकर का देहांत हो गया। उसके बाद तिलक और आगरकर को दोषी पाया गया। उन्हें 4-4 महीने की साधारण कैद की सजा सुना दी गई। स्वतंत्रता संग्राम, नरम दल के लिए तिलक के विचार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल के लिए तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारकों के लिए सरकार के पास वफादार प्रति
प्रतिनिधि मंडल भेजने के विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज्य था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी और मांडले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति यानी भगभद्रता रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगभद्रता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया और यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इससे मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। लेखक के रूप में तिलक अपना सारा समय हल्के फुल्के लेखन में लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जब अपने खाली समय का उपयोग किसी अच्छे कार्य में लगने का संकल्प लेकर उसे अपनी प्रिय पुस्तकों यानी भगभद्रता और ऋग्वेद के पठन पाठन में लगाया, तो वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिमाण स्वरूप उन्होंने वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो गणित ज्योतिषीय अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। उन्होंने इस निबंध का सारांश इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट के पास भेजा, जो सन 1892 ईस्वी में लंदन में हुई। अगले वर्ष उन्होंने इस पूरे निबंध को पुस्तकाकार में दी ओरियन या दी रिसर्च इनटू एक्टिविटी ऑफ द वेजा शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। उन्होंने इस पुस्तक में ओरियन की ग्रीक परंपरा और लक्ष्यपुंज के संस्कृत अर्थ याग्राण या अग्राण के बीच संबंध को ढूंढा है, क्योंकि अग्राण शब्द का अर्थ वर्ष का प्रारंभ है। वे इन नेताजी पर पहुंचते हैं। ऋग्वेद के सभी स्त्रोत जिनमें इस शब्द का संदर्भ है या इसके साथ जो भी विभिन्न परंपराएं जुड़ी थी, रचना ग्रीक लोगों के हिंदुओं को पृथक होने के पूर्व की गई होंगी। यह वह समय रहा होगा जब वर्ष के प्रारंभ में सूर्य ओरियन या मृगशिरा नक्षत्र पुंज में रहते समय अर्थात ईसा में 4000 वर्ष पहले हुआ होगा। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका विद्वानों ने की। अब यह कहा जा सकता है कि तिलक के निष्कर्षों को लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया। अनेक प्राच्यवेद जैसे मैक्स मुलर, वेबर, जैकोब और ब्रेटन ने लेखक की विद्वता और मौलिकता को स्वीकार किया है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद तिलक ने कुछ समय तक प्रोफेसर मैक्स मुलर और वेबर के साथ पुस्तकों में उठाए गए कुछ भाषा विज्ञानीय प्रश्नों पर दोस्ताना पत्र व्यवहार किया है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस विषय में पक्ष और विपक्ष बहुत कुछ कहा जा सकता है। मृत्यु सन 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक ने इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मांटू चैम्सफोर्ड सुधारों के जरिए स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायी परिषदों के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे उनके प्रत्यर्पण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारकों का निर्णायक दिशा देने के पहले ही 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में बम्बई में तिलक की मृत्यु हो गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति जनक की उपाधि दी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।